अच्छा जी, ए लेवल का टॉपिक है A1 का। ये अब हम स्टडी करने जा रहे हैं, इसका नाम है वेक्टर्स। ऑल्दो आप लोग वेक्टर्स को पहले जो है वो ओ लेवल में भी स्टडी कर चुके हो, ठीक है। हेड टू टेल मेथड और पैरेललोग्राम, दो मेथड आप इसके एडिशन के भी सीख चुके हो, लेकिन यहाँ पे आपका नॉलेज थोड़ा सा और इंक्रीज़ होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी जो फिगर है जिसको आप लोग स्टडी करते हो वो या 2 डायमेंशनल होती है, या तो वो 2D होती है, या वो 3D होती है, ठीक है। 2 डायमेंशन में हम 2 एक्सिस यूज़ करते हैं, या तो एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस, और 3 डायमेंशन में वो यूज़ 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। एंड ऑल्सो कीप इट इन माइंड, अगर कोई भी फिगर बनी हो तो जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई भी लाइन होगी, अगर उसकी मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो फिर हम उनको आपस में रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है जी। ये टॉपिक नंबर 6 है P1 का। यहाँ से हम इस टॉपिक को स्टडी करना शुरू कर रहे हैं। उसमें वो हमसे कुछ चीज़ें कहता है। अच्छा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है उसको हम कहते हैं आई यूनिट वेक्टर। वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो होता है उसको कहते हैं जे यूनिट वेक्टर, और जी के अलॉन्ग जो वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर उसको कहते हैं के यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर का क्या मतलब है? अ वेक्टर विच हैज़ मैग्नीट्यूड 1, ओके, इसकी मैग्नीट्यूड 1 हो उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, और ये किसी न किसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आप किसी भी वेक्टर को, लेट्स सपोज यू हैव अ वेक्टर z इज इक्वल टू 3i प्लस 4j minus 5k. Let's suppose this is a vector given to you and you have to find out the z unit vector. Then आप याद रखें, जब भी आपको कोई वेक्टर दिया जाए आप वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें तो उस वेक्टर का जो है वो यूनिट वेक्टर निकल आता है। यानी आप ये वेक्टर लिखें 3i प्लस 4j माइनस 5k, इसको इसकी मैग्नीट्यूड जो कि आपने ओ लेवल में सीखी हुई है, चूँकि ओ लेवल में सीखी है इसलिए मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन नहीं कर रहा, सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का जो फार्मूला होता है वो होता है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अब आप इन तीनों वेक्टर्स के स्क्वायर को ऐड अप करके स्क्वायर रूट लेके इसके नीचे लिख दें तो इसकी मैग्नीट्यूड होगी। अब ये मैग्नीट्यूड बनती है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में लिखे -5 का स्क्वायर, क्योंकि इसमें प्लस हो जाएगा, ओके। So z unit vector will be equal to 3i plus 4j minus 5k over square root 9 plus 16 plus 25, which means square root 50. So ये z unit vector will be equal to 1 over square root 50 into जो वेक्टर है वो लिख दें 3i plus 4j minus 5k. This is called as unit vector, okay. अब मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 करवाता हूँ, यहाँ बंद करते हैं। आपने जब भी वेक्टर का क्वेश्चन करना है आपने कुछ लॉज को माइंड में रखना है। लाइक एज दिस, आपने ये माइंड में रखना है कि ये आई है, आपको किसी भी वेक्टर वो ओ ई कहता है, आपने इन लाइन से हट के नहीं जाना। और अगर लेट्स सपोज आपको खुद से कोई लाइन ड्रॉ करनी भी पड़े, मैंने जो लाइन से हट के नहीं जाना कहा वो मैंने ये कही है आई जे और के, मैंने ये लाइन को मेंशन नहीं किया, ठीक है। तो आपने ये डायरेक्शन वेक्टर्स को नहीं छोड़ना। इन कोई भी लाइन आपको एक्स्ट्रा बनानी पड़ रही है आपने इन डायरेक्शन वेक्टर्स के लॉन्ग बनानी है, ये बात आपने पक्की माइंड में रख लेनी है। अब ये फिगर है, इस फिगर में वो कहते हैं जी आपकी, लेट्स सपोज ही सेज द डायग्राम शोज द रूफ ऑफ अ हाउस, द बेस ऑफ द रूफ OABC इज रेक्टेंगुलर एंड हॉरिजॉन्टल with OACB these are of the length of 14 मीटर। सो अगर ये 14 मीटर है तो इट मीन CB भी 14 मीटर है। अगर ये I वेक्टर के लॉन्ग है सो ये भी I वेक्टर के लॉन्ग है, ठीक है, समझ आ रही है। एंड OC इज इक्वल टू AB, सो OC हमारा J वेक्टर के लॉन्ग है और ये AB 8 मीटर है। सो एक साइड हमें डायरेक्शन बता रही है और एक साइड मैग्नीट्यूड बता रही है, जो कि दोनों के ऊपर इम्प्लीमेंट होंगी। द टॉप ऑफ द रूफ DE इज़ 5 सेंटीमीटर अबव। सो ये 5 सेंटीमीटर जो अबव है ना, इसको माइंड में रखना है, ये 5 सेंटीमीटर अबव वर्टिकली अबव है, विच इज़ अलॉन्ग K एक्सिस।
ओके, ये वर्टिकली अबव है, तो ये अगर के है तो फिर इट मीन्स, अगर ये के है तो फिर इट मीन्स ये भी के है। द टॉप ऑफ द रूफ डी इज 5 मीटर अबव द बेस एंड डी ई इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सो दिस इज 6 सेंटीमीटर। द स्लोपिंग एज ओ डी, सी डी, ए ई एंड बी ई, दिस ऑल आर ऑफ इक्वल लेंथ। इनका हम इतना यूज़ नहीं करेंगे। यूनिट वेक्टर्स आई एंड जे आर पैरेलल टू, ये वो बता रहा है, आई वेक्टर इज पैरेलल टू ओ ए एंड जे वेक्टर इज पैरेलल टू ओ सी respectively, and the unit vector k is vertically upward, so this is vertically upward, mean this is I unit vector, j unit vector, और ये जो मेरी पेंसिल की, ये जो मैंने आपको ये पेन खड़ा करके बता रहा हूँ, दिस इज़ द k यूनिट वेक्टर। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। वो कहता है एक्सप्रेस ओ डी इन टर्म्स ऑफ आई जे एंड के एंड फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। ओ डी आपने फाइंड करना, तो ओ डी तक जाने का पहले आप रास्ता सोचें। पहले आपके पास जो गिवन डाटा है आप उसको लिख लें। आपका गिवन डाटा था ओ ए इज़ इक्वल टू सी बी इज़ इक्वल टू 14 मीटर, मीन टू से साइड भी रखते हैं। आपको गिवन डाटा था ओ ए इज़ इक्वल टू सी बी एंड डेट इज़ इक्वल टू 14 मीटर, एंड देन ओ सी इज़ इक्वल टू ए बी इज़ इक्वल टू 8 मीटर। आपके पास डी ई है विच इज़ इक्वल टू 6 मीटर। नाउ द क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड ओ डी। अब बच्चों देखो, ओ डी तक जाने का आपके पास क्या क्या रास्ते हैं, लेकिन याद रखना है जो भी रास्ता चूज़ करना है वो आई जे और के से लेना है। एक बच्चा कहता है सर मैं ओ डी तक जाने का रास्ता यूज़ करता हूँ ओ से ए एंड देन ए से बी, देन बी से ई, ई से डी, तो मैं कहूँगा बेटे गलत, बी से ई का आपके पास डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। एक तो ये रास्ता नहीं चलता। एक बच्चा कहता है सर मैं ओ डी तक जाना है, तो मैं सिंपल यहाँ से ओ से ए जाता हूँ, ए से ई जाता हूँ, ई से डी आता हूँ, मैं कहूँगा गलत, बिकॉज ए ई आपके पास इसकी डायरेक्शन नहीं है। और मैंने आपको पहले बताया था कि आपने आई जे और के लॉन्ग रहना है। सो अब क्या करना पड़ेगा, मैं ओ से यहाँ तक जाता हूँ और यहाँ से हाफ यहाँ तक, यानी अलॉन्ग ओ सी यहाँ हाफ तक जाता हूँ, फिर यहाँ से ऊपर चला जाऊँगा। अब अगर ये एक आइडेंटिकल फिगर है तो इट मीन्स अगर ये 6 है तो मैं इसके नीचे आऊँ तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 है, तो 14 में से 6 माइनस हो गया, पीछे कितना रह गया 8, तो इट मीन्स 4 ये लेंथ है और 4 ये लेंथ है। ओके, तो मैं लिखता हूँ ओ डी विल बी इक्वल टू, लेट्स सपोज आई कैन से इट एज एम एंड दिस पॉइंट एज एल, सो आई से ओ डी विल बी इक्वल टू ओ एम, ओके, प्लस एम एल प्लस एल डी। अब ये देखें मैं ये तीनों एक्सिस के अलॉन्ग गया हूँ। ओ एम जो है वो अलॉन्ग आई यूनिट वेक्टर है, आई वेक्टर है, जो एम एल जो है वो अलॉन्ग ओ सी वेक्टर है, और जो एल डी है वो अलॉन्ग के वेक्टर है। ओके, अब मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देता हूँ। सो ओ डी विल बी इक्वल टू, ओ एम है 4 प्लस एम एल, ये सारा 8 था तो मैं इसके हाफ पे गया हूँ तो 4j प्लस ये उसने हमें बताया था कि जो डी ई है ये 5 मीटर अबव द बेस है, सो दिस इज़ 5k। तो बच्चों आपके पास क्या आ गया ओ डी आपके पास आ गया जी। आप इधर से चेक कर सकते हैं 4i प्लस 5j प्लस 4i प्लस 4j प्लस 5k, सो दिस इज़ द आंसर। ओके, आप की बुक के ऊपर देखोगे, की बुक इसको लंबा करके बताएगा आपको, ठीक है, वो ओ एम की अलहदा सी वैल्यू लेने बताएगा। आप स्ट्रेट भी यूज़ कर सकते हो। अगर ये 6 है, मैं अगेन बता रहा हूँ, अगर ये 6 है तो ये इतना नीचे तक आ जाए, तो ये जो मैंने पॉइंट, इसको मैंने एम का एल का है, लेट सपोज मैं इसको एन कह देता हूँ, तो एम एन भी 6 है। अब 8 पीछे रह गया तो ओ एम विल बी इक्वल टू एन ए, सो 4 इधर आ जाएगा, 4 इधर चला जाएगा, 4i प्लस 4j प्लस 5k,
This is your OD. Now it says use a scalar product to find angle DOB. DO और B, ये एंगल फाइंड करना, स्केलर प्रोडक्ट। अब आपने स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, आपने जो बच्चे FSC करते हैं और वेक्टर्स के चैप्टर बाद में करते हैं, उनके लिए तो बहुत आसान है। आपको पता होना चाहिए वेक्टर्स की दो मल्टीप्लिकेशंस होती हैं, एक होती है डॉट प्रोडक्ट और एक होती है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में इफ़ यू हैव टू वेक्टर्स A डॉट B, इनका डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है A की मैग्नीट्यूड इंटू B की मैग्नीट्यूड एंड एंगल का कॉज बिटवीन द सैंडविच एंगल ऑफ A एंड B। और याद रखें डॉट प्रोडक्ट का आंसर एक स्केलर होता है, इट विल बी जस्ट अ नंबर जो आंसर होगा। और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो ऑलवेज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट will always be equal to A cross B, and this is equal to A vector A की मैग्नीट्यूड B की मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। एंड कीप इट इन माइंड, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका रिजल्ट जो है वो वेक्टर होता है, ठीक है। अब हमने इसका स्केलर प्रोडक्ट लेना है। ही सेज फाइंड आउट द स्केलर प्रोडक्ट टू फाइंड एंगल DOB, मीन DO से ये B, तो ये हमने एंगल फाइंड करना है। अब इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हम पहले हम फार्मूला लिख देते हैं। तो फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा OD डॉट DB। ये दो उसने कहा है ना DOB फाइंड करें, तो इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है, अगर वो कहेगा DOB फाइंड करें, इसको कहते हैं कन्वर्जिंग करना। आपने ये याद रखना है, आपने एक एंगल इधर से लेना है OD और दूसरा एंगल इधर से लेना है OB। इट मीन्स आपने इस फिगर के ऊपर OD डॉट OB फाइंड करना है। सो विच इज़ इक्वल टू OD डॉट OB विल बी इक्वल टू OD की मैग्नीट्यूड इनटू OB की मैग्नीट्यूड एंड कॉज ऑफ DOB। अब ये चीज़ें हमें चाहिए। अब इसमें हम देखते हैं हमारे पास OB नहीं है, OB हमारे पास नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ OB। तो OB विल बी इक्वल टू OA प्लस AB, हेड टू टेल रूल, OA प्लस AB। सो OB विल बी इक्वल टू OA प्लस AB, हेड टू टेल रूल लगाया गया, क्योंकि आप लोगों ने ओ लेवल में पढ़ा हुआ, इसलिए इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अब OA क्या है 14I और AB क्या है आपके पास 8J। सो इट मीन्स आपके पास OB एक चीज़ आ गई है, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है OD, एंड OD इज इक्वल टू, OD हमने पिछले स्टेप में फाइंड आउट किया है, पिछले वेक्टर में। OD इज इक्वल टू 4I प्लस 4J प्लस 5K, ठीक है जी। हमारे पास OD भी आ गया, OB भी आ गया। अब हमें OD की मैग्नीट्यूड चाहिए और OB की मैग्नीट्यूड चाहिए। टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ OD, ये साइन लगाते हैं मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए। तो OD विल बी इक्वल टू, स्क्वायर रूट लगाएं, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, x² प्लस y² प्लस z²। सो इट इज़ 4² प्लस 4² प्लस 5², ये आ जाएगा 16 प्लस 16 प्लस 25, और ये सब कुछ स्क्वायर रूट के अंदर है। सो इट मीन्स दिस इज़ 25 प्लस 32 विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 57। मेरे पास, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, OD में फाइंड आउट कर चुका हूँ, OB फाइंड आउट कर चुका हूँ, OD की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर चुका हूँ, OB फाइंड आउट कर चुका हूँ। अब इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करूँगा। OB विल बी इक्वल टू, OB हमने यहाँ पे फाइंड किया था, ये हो गया 14 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। सो 14 का स्क्वायर होता है 196 और प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64
सो प्लस 64 किया, इट मीन स्क्वायर रूट 260। अब बच्चों गौर से समझें, अब मैं ये सारी सिर्फ वैल्यूज़ पुट करने लगा हूँ और कुछ नहीं करना। पहले OD लिखता हूँ, OD ये लिखूँगा 4i प्लस 5j प्लस 5k, सॉरी 4i प्लस 4j प्लस 5k, एंड देन डॉट का निशान डाला। OB लिखूँगा, OB की वैल्यू मेरे पास आई थी 14i प्लस 8j विल बी इक्वल टू OD की मैग्नीट्यूड विच वाज स्क्वायर रूट 57, हमने पहले फाइंड आउट की है, देन स्क्वायर रूट 260 OB की मैग्नीट्यूड एंड कॉस DOB। अब जो आपने याद रखना है, जब भी डॉट प्रोडक्ट में होता है तो I से मल्टीप्लाई होता है, J डॉट I होगा तो वो 90 डिग्री हो जाएगा और cos 90 0 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही J डॉट K लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 4i को 14i से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 56, और I इंटू आई 1 इंटू 1 नहीं होता है, और इनके दरमियान चूँकि सेम लाइन है तो cos 0 1 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस 4 इंटू 8 32j हो जाएगा, J स्क्वेयर, और J स्क्वेयर भी 0 होता है, ओके, यानी J स्क्वेयर 1 हो जाएगा। अब K इधर है तो इधर K नहीं है, समझ लें इधर 0K है, तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया विच इज़ इक्वल टू 0, एंड दिस इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 57 इंटू स्क्वायर रूट 260, और ये हो जाएगा cos DOB। अब ये देखिए बेटे, ये सब हमने जब वैल्यूज़ ली, स्क्वायर रूट 57 स्क्वायर रूट 260 किया, तो जब इसको कैलकुलेटर पे करेंगे तो ये 121.8 आ गया, ठीक है। अब 88 डिवाइडेड बाय 121.8 मीन cos इनवर्स, और ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे जी 88 ओवर 121. Let's suppose 8. So the answer is 43.7 degree. Same answer. So DOB is equal to 47.3. मैं इस क्वेश्चन को एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, बट एक बात बेटे याद रखें, असल गलती ये है इस क्वेश्चन की, मैं आपको अपने वीडियोस में साथ साथ गलती बताऊँगा कि असल गलती ये है। अगर आपने DOB के दरमियान के एंगल फाइंड करना है, आपने हमेशा याद रखना है, आपने कन्वर्जेंट डिवर्जेंट का ख्याल करना है। आप अगर DO पहला लेना चाहते हैं, या अगर आप OD से चलना चाहते हैं, O से चलें, आप बस ये माइंड में रखना है कि जो सेंट्रल पॉइंट है ना, आपने उससे वेक्टर लेना है। तो सेंट्रल पॉइंट से इधर को जाएं OD, सेंट्रल पॉइंट से इधर को जाएं OB, तो आपके पास ये 2 वेक्टर्स होने चाहिए, इसका आपके पास डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। दैट इज़ एंड ऑफ। अच्छा जी, ये एक स्टूडेंट की तरफ से भी क्वेश्चन आया है कि जी अगर आपने I को I से मल्टीप्लाई किया तो इनके वेरिएबल्स कहाँ चले गए। ये वेरिएबल्स नहीं है, ये बात याद रखें, ये इनकी यूनिट वेक्टर्स हैं। अब आप देखें कि जब आप ये 14i था ना, 14i को मैंने मल्टीप्लाई किया, लेट्स सपोज डॉट प्रोडक्ट लगाया विद 14i, तो डिजिट से मल्टीप्लाई हो गया 14 टाइम्स 14, ओके। और ये जो यूनिट वेक्टर्स थे ये आपस में मल्टीप्लाई, ये हुआ I डॉट I cos थीटा। मैंने अगर आपको यहाँ याद हो, मैंने आपको बताया था डॉट प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड्स के साथ cos थीटा आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में sin थीटा आता है। अब मैंने क्या करना है, अब I 1 होता है, तो ये 14 टाइम्स 14 तो हो गया 196। अब I का मतलब है यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है, तो ये हो गया 1 टाइम्स 1। अब अगर ये I यूनिट वेक्टर है, यानी I का एक्सिस है, जैसे ये फिगर में भी है, I इधर को है, दूसरा I भी इधर को है, इट मीन्स इन दोनों के दरमियान एंगल 0 है, ठीक है। अगर ये एक लाइन हो और उसके ऊपर ये एक और लाइन हो तो इन दोनों के दरमियान एंगल 0 होगा, cos 0। अब cos 0 1 होता है, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इट इज़ इक्वल टू 1, तो ये ख़त्म हो जाएगा, यानी हम नहीं लिखेंगे 196 लिख देंगे। लेकिन हमने I को J से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, अब क्वेश्चन ये सामने आता है। इसके रीज़न भी समझें। अगर मैं 4i को, ये हमारी वैल्यू थी 4i, ठीक है ना। अब अगर मैं 4i को 8j से मल्टीप्लाई करूँ, फॉर एग्जांपल 4i डॉट 8j, तो 4 और 8 आपस में मल्टीप्लाई हुए क्या हो गया बेटे 32, और अंदर क्या हो जाएगा I डॉट j
और आई और जे के दरमियान 90 होता है, याद रखें। जब सेम होंगे तो उनके दरमियान ज़ीरो एंगल, और जब डिफरेंट होंगे आई और आई या ज़ीरो एंगल है उनके दरमियान, जे और जे है ज़ीरो एंगल, के और के है तो ज़ीरो एंगल, आई और जे हैं तो 90 डिग्री, जे और के हैं तो 90 डिग्री, ठीक है। तो आई डॉट जे तो कॉज 90 डिग्री हो गया, कॉज 90 ज़ीरो होता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 0 विल बी इक्वल टू 0। अब 0 मल्टीप्लाई बाय 32 दैट विल बी इक्वल टू 0, इसलिए हमने उसको मेंशन ही नहीं किया।